नमस्कार दोस्तों, लेसन नंबर 1 का विज्ञान का पहला पार्ट आपको पढ़ाया था। अब उसको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला सवाल देखिए, सफेदी करने के एक दो दिन बाद चमक आती है, क्यों? सफेदी करने के एक दो दिन बाद चमक आती है, क्यों? उचित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। उचित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो सुनिए, सफेदी करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद चमक आती है और उसके रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सफेदी। सफेदी का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप पानी में मिलाकर करते हैं, डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, तो क्या करोगे? H2O से मिलाओगे इसमें। जैसे ही इसमें पानी मिलाते हैं तो यह एक दूध या रंग का पदार्थ CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे भुजा हुआ चूना कहते हैं, प्राप्त होता है। प्लस आप देखते हो ऊष्मा मिलती है आपको। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पदार्थ को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, आप दूध या रंग का होता है, इसको आप छान करके और फिर सफेदी करते हो। परंतु इसको करने के 2-3 दिन बाद चमक इसलिए आती है, इसमें वायुमंडल में उपस्थित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल H2O भाप बन करके उड़ जाता है। क्योंकि ये एक मंद अभिक्रिया है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है। और ये जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे ही हम संगमरमर कहते हैं, मार्बल। रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है, क्यों? उचित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में 0.03% क्या होती है? कार्बन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, फिर जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। ये अभिक्रिया मंद अभिक्रिया है। और ये आप देखते हो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो संगमरमर है, इसमें चमक आती है। इसी वजह से जो है सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 देखें जरा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन जिसको अपघटन भी कहते हैं, पढ़ाया था मैंने। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से, संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है, क्यों? ये क्वेश्चन है अपना। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, क्यों? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें सबसे पहले तो आप जानते हो, वैसे भी वियोजन अभिक्रिया है उसमें 2 या 2 से एक पदार्थ है, एक यौगिक है, वो 2 या 2 से अधिक तत्वों में टूटता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaO + CO2 बनता है। ठीक है, गर्म करने पर तो ये वियोजन अभिक्रिया होगी। इसमें एक यौगिक को गर्म करने पर वह 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों में टूटता है, इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन में क्या होता है? जुड़ता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? Mg + O2 रिएक्शन, MgO, इसको संतुलित करेंगे तो 2 लगा देंगे, 2Mg + O2 रिएक्शन 2MgO। अर्थात अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि संयोजन अभिक्रिया है वो वियोजन के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों में टूटता है, विभाजित होता है।
और संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट है, और ये आप उदाहरण उसमें दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोह चूर्ण को, जो लोह चूर्ण है उसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डालने पर क्या होगा। क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का। लोह चूर्ण को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या होगा। तो देखिए, लोह चूर्ण है, लोह का मतलब Fe, HCl एसिड है, आप जानते हो, ये धातु है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो Fe प्लस HCl रिएक्शन FeCl2 प्लस H2। ठीक है, तो कौन सी गैस मिल रही है आपको, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, देखो बताओ, इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोजन है, ये Fe है। ठीक है, ये इससे अभिक्रिया करेगा, क्योंकि आप जाओगे केदारनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है में, जो सक्रिय में आओगे तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन है, आयरन से अधिक सक्रिय है, तो FeCl2 का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। तो ये अभिक्रिया आपकी देखो, केदारनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, इस हिसाब से देखोगे। तो अब आप ये देखते हो कि लोह चूर्ण है HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। इसमें देखिए एक बार, ये 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, सी ऑप्शन आएगा, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। देखो आप ये देखते हो तो फीके पकाता है, कौन, फीके पकाता है। अब देखो आयरन तो पहले ही सक्रिय है, तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ध्यान दे रहे हो। अगर मान लो यहाँ पर मैं कॉपर लेता हूँ, ऐसा कोई एलिमेंट्स लेता हूँ, ऐसा तत्व लेता हूँ जो इससे हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, तो वो अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे Cu, देखो आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, ये Cu प्लस HCl। अब इसकी अभिक्रिया अपन संपन्न करवाते हैं, तो ये अभिक्रिया CuCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस अभिक्रिया को नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें Fe है, आयरन है, वो H से, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, इसलिए ये हाइड्रोजन है इस Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं विस्थापित कर पाएगा, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, बाहर निकलती ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऑब्जर्व होती है, अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अपने को एनर्जी बाहर निकलेगी, मिलेगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब हमें मिलती हो, बाहर निकलती हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CaO प्लस H2O रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा मिल रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे अपन देखें तो श्वसन क्रिया है, अपन जो सांस लेते हैं श्वसन क्रिया है, वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि श्वसन से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या लिखोगे आप, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में लिखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, ऑब्जर्व
ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए N2 + H2 रिएक्शन NH3, N2 + H2 रिएक्शन NH3, इसको बैलेंस करिए, समीकरण को या 2 लगाएंगे या 3 लगा देंगे, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। इसमें माइनस ऊष्मा आएगी, ध्यान रखने की बात यही है महत्वपूर्ण, इसमें माइनस ऊष्मा आएगी, ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। जैसे अपन क्या करते हैं, सेंट को अगर हथेली पर लेते हैं तो हथेली को थोड़ा ठंडक महसूस होता है, उस इसी कारण होता है, वहां पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप, ये दोनों तो आप एग्जांपल दोगे और इन दोनों की डेफिनेशन जो मैंने बताई उस हिसाब से आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण ज्यादा है इसमें, एग्जाम्पल ज्यादा महत्वपूर्ण। विस्थापन सुनो इधर और द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक, दो बार से देखो एक बार, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व दूसरे कम सक्रिय तत्व की जगह स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस Zn जिंक रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। ये देखिए, ये है आपका Cu, कॉपर है, जो कम सक्रिय है, जिंक अधिक सक्रिय है, तो कॉपर के स्थान पर आ जाएगा जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो सक्रिय तत्व, दो कमजोर तत्वों को, कम सक्रिय तत्वों को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन Ba है और Na2 है, इसकी जगह आ जाएगा NaCl प्लस BaSO4। यह अभिक्रिया संतुलित करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अधिक सक्रिय तत्व दो कमजोर तत्वों की जगह आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, वह क्यों, ये क्वेश्चन आधा प्लस आधा 1 नंबर का सवाल आ सकता है। कैसे आंसर दोगे इसको, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये तो लगभग अमूमन बताया, मैंने आपको पहले बताया था, चैप्टर पढ़ाया था। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन को नहीं आने देती, मतलब नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से अधिक सक्रिय है। मतलब ये कहें अपन कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, उसको विकृत गंधीता होने से बचाती है। विकृत गंधीता या फिर ये कहें ऑक्सीकृत, जो वसा तेल युक्त पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उसके स्वाद है बिगड़ने लगता है, इसी को तो विकृत गंधीता कहते हैं। तो चिप्स की थैली है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देती है उसे, इसलिए हमें क्या मिलता है, जो है उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि एक भूरे रंग का तत्व X, एक भूरे रंग का तत्व X वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का हो जाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का हो जाता है। तो वह तत्व कौन सा है, तो तत्व X क्या है, क्या है। देखिए ये तो अपन ग्रामीण भाषा में देखते हैं, इसको जानते भी हैं, जो काले रंग का होता है। देखिए जो हमारा चांदी होता है,
चांदी एजी ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एजी ऑक्साइड बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। यहां क्या बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड। और ये कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। इसी सवाल पर मैं 2 सवाल और बताता हूं छोटे छोटे। अगर अपन कॉपर लेते हैं, कॉपर, तो उस पर अगर सवाल आता है भूरे रंग का तत्व है, एक्स है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स का नाम बताओ। तो क्या तत्व एक्स का नाम क्या बताओगे? एजी बताओगे। सिल्वर है, चांदी बोलते हैं इसको। और अगर हरे रंग की परत जमती है तो सीयू पर अगर ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं कॉपर पर, तो वह कैसे रंग की परत जम जाती है? हरे रंग की परत जमा हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ये तो आपको पता है, मैंने कराया था। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है? हीट एंड ट्रायल विधि से। सबसे पहले हम बॉक्स में बंद करते हैं। जैसे उदाहरण लेता हूं, N2+H2 रिएक्शन NH3। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो सभी जो है तत्वों को कोष्टक में बंद करो। उसके बाद में इसके पीछे कुछ नहीं लगा सकते हो, ना ही कोष्टक के अंदर लगाओगे। जो भी लगाना है आगे लगाओगे। देखो हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 लगाओगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 6 हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। क्वेश्चन ये, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ही नंबर का आ सकता है, परंतु ये देखिए इसको आंसर। इसको हल करना या संतुलित करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। क्या आंसर आएगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। देखो इधर नाइट्रोजन का द्रव्यमान काउंट कर लेते हैं, कितना होता है नाइट्रोजन का द्रव्यमान? 7 दूनी 14, तो 14 गुणा 2 कितना हो गया? 28, तो ये हो गया। और हाइड्रोजन का 1, तो 2 ये हो गए, 2 3 6 का मतलब ये हो जाएगा 8 से 14 1 3 34 AMU। इधर LHS में जो द्रव्यमान आया है, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो द्रव्यमान आया है 34 AMU आया है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं द्रव्यमान को। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 का मतलब कितना हो गया? ये 17, और इधर 2 से गुणा होगा तो 17 दूनी 34 AMU ही हमें ये प्राप्त हो रहा है, और 34 AMU ही ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब LHS में जो मास है वही RHS में द्रव्यमान होना चाहिए। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का कोई भी इक्वेशन हो चाहे वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। मेरे को लगता है इस चैप्टर में अब इन प्रश्नों के अलावा या जो मैंने पहले पढ़ाया उस वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेश्चन इस जो है दोनों वीडियोओं से बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में शुरू करेंगे, प्रश्न पाठ नंबर 2। तो इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आया है तो धन्यवाद।